मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि ये सारे कमेंट्स ना पास करें माँ के लिए कि तुम्हारा दूध पूरा नहीं आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। अरे बाप रे बाप। इफ़ यू आर अ न्यू मॉम यू नीड टू हियर दिस। मैं अभी फर्स्ट मंथ की बात कर रही हूँ कि क्योंकि अभी आप संभल रहे होते हो, समझ रहे होते हो धीरे धीरे चीज़ों को, तो वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है। और एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी शुरू हो गया था मेरे साथ, मतलब कि बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के मुझे रोना आ जाता था। उस समय मेरी सिस्टर में मैक्सिमम टाइम मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी। वो पता नहीं, काफ़ी दिनों तक तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मुझे लगा कि ठीक है, शायद नॉर्मल है, एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है, नई जर्नी है, नया एक्सपीरियंस है, तो शायद समझने में और इस चीज़ में ढलने में मुझे टाइम लग रहा है। बट कंट्रोल करते करते एक दिन मैं बात करते करते उसके सामने रोने लग गई। मैं कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, मुझे पता नहीं, बस रोना आ रहा है। क्यों? मुझे उसका रीज़न नहीं पता। दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कन्फ्यूज़न, गिल्ट, हर चीज़ें। फिर सबके जो सजेशन कमेंट आते हैं सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड लोगों के कि ऐसे करो, वैसे करो, ये खाओ, वो खाओ, या फिर जो भी है। थैंकफुली मेरे साथ ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी। खाने पीने को लेके कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि सब कुछ खाओ, मस्त रहो, खाओगी तभी अपना भी ध्यान रख पाओगे और बच्चे का भी ध्यान रख पाओगे। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है उसके बाद से तो फिर तूफान आ जाता है घर में। हर कोई पूछना शुरू, क्या हो गया, क्या हो गया, उसको भूख तो नहीं लगी है, उसका पेट तो नहीं दर्द हो रहा है, उसको नज़र तो नहीं लग गई है, मतलब बस सब परेशान, बच्चा अलग इधर आफत मचाए हुए है, बाकी परिवार अलग आफत मचाए हुए है, माँ परेशान पागल हो जा रही कि अच्छा क्या हो रहा है ये सब। मतलब समझने में भी तो टाइम लगता है कि अच्छा ठीक है, क्या करें क्या ना करें। तब तक तो बम्बार्डिंग शुरू हो जाती है कि अच्छा पेट दर्द हो रहा है, अच्छा उसको भूख लगी है, अच्छा दूध नहीं आ रहा है ठीक से तुमको। ओह माय गॉड। तो यार थोड़ा सा सब्र करो, माँ को भी टाइम दो समझने का, वो हैंडल कर लेगी। और वाकई में लगता है कि कोई ऐसी बड़ी इशू है तो डॉक्टर है ना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आप करिए, हेल्प करिए बच्चे को संभालने में या जो भी है। हम अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा कुछ तो ट्राई करते हैं। मतलब बच्चा काफ़ी रो रहा है तो लगता है कि अच्छा पेट में दर्द है, तो जो भी नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे वगैरह ट्राई करना। हींग का तेल वगैरह लगाते हैं नेवल के पास, नाभि के पास बच्चे के, तो उससे आराम मिलता है। या कभी कभी होता है कि बच्चा ऐसे ही क्रैंकी हो जाता है, वो बोर होता है, क्योंकि बच्चे दिन भर बिस्तर पे लेटे रहते हैं, या वही है यार, बड़े परेशान हो जाते हैं एक जगह रहते रहते। तो बच्चे भी हैं, उनका भी मूड स्विंग्स होता होगा, या वो भी परेशान हो जाते होंगे, बोर हो जाते होंगे। तो थोड़ा सा टहलाइए, एनवायरनमेंट चेंज करिए, तो हो सकता है वो शांत हो जाए। लेकिन अगर हम सब चढ़े रहेंगे, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, तो यार और टेंशन क्रिएट होता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि ये सारे कमेंट्स ना पास करें माँ के लिए कि तुम्हारा दूध पूरा नहीं आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। अरे बाप रे बाप। मतलब यार बस करो। माँ कौन है, मैं या तुम? कैसे पता चलेगा तुमको? हाँ ठीक है, आपने 4-5 बच्चे पाले होंगे, बट मेरा बच्चा है वो, मुझे समझ में आएगा कि वाकई में उसका पेट भर रहा है या नहीं। ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता, एक माँ से बेटर कोई नहीं बता सकता। और कोई माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगी, ट्रस्ट मी। चाहे वो नई माँ हो या पुरानी माँ हो या बाबा आदम के ज़माने की माँ हो। ठीक है, हम बड़े भी हो जाते हैं, मतलब इतने बड़े हो गए तब भी माँ हमारे पीछे पड़ी रहती है कि कितनी पतली हो गई, ये हो गई, ये खाओ, वो खाओ, खाना खाया कि नहीं, खाने की सबसे ज़्यादा टेंशन माँ को रहती है। प्लीज़ ट्रस्ट करिए उस माँ को। ठीक है, वो नहीं है, उसके पास उतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है, उतने उसने उतने सारे बच्चे नहीं पाले हैं, बट फिर भी उसको इतना तो आइडिया है ना कि मतलब वो अपने बच्चे का पेट भर पा रही है कि नहीं, उसको भूखा नहीं रखेगी। ठीक है, अगर ब्रेस्ट मिल्क में कमी कहीं लग रही है तो भाई फॉर्मूला मिल्क है। और आजकल तो साइंस इतना आगे चला गया कि फॉर्मूला मिल्क को भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो काफ़ी नियर है ब्रेस्ट मिल्क के। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही है, ये सब चीज़ें एक माँ को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कई सारे ट्रॉमा और गिल्ट में रहती है कि क्या सही कर रही है वो, क्या गलत कर रही है, ठीक से ध्यान दे पा रही है कि नहीं अपने बच्चे का। और ऊपर से फिर आप नेगेटिव कमेंट पास करते हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है उसको। अब बात करते हैं स्लीप लाइफ के बारे में, जो कि ना के बराबर हो जाती है। अभी तो मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया है, बट अभी भी मुझे याद नहीं है कि मैं बिना चिंता, बिना फिक्र के कब सोई थी लास्ट टाइम। और अगर मैं पोस्टमार्टम के फर्स्ट मंथ की बात करूं तब तो ना ज़ीरो के बराबर होती है नींद, क्योंकि
अब करवट लेने में प्रॉब्लम है, स्टिचेस वगैरह लगी हैं, वो पेन अलग, बैक पेन अलग हो रहा है एक ही पोजीशन में लेटे लेटे। बच्चे को फीडिंग भी करानी होती है, रात में आप हमेशा उठ के जग के बच्चे को फीड करा रहे हो। अगर वो रो रहा है, सो नहीं रहा है, तो उसको लेके बैठना है, टहलाना है, घुमाना है। बट चलो, मेरे साथ कई लोग थे वहाँ पर, मेरी बहनें थीं जो रात में काफ़ी टाइम तक मेरे साथ बैठती थीं। बारी बारी से वो अन्वित को घुमाना, टहलाना, लेके बैठना, ये सब चीज़ें करती थी। बट फिर भी आप जगे तो हुए ही हो। अगर आपका बच्चा जगा हुआ है तो आप कैसे सो सकते हो? तो वो जगह है तो माँ भी जगी हुई है, तो स्लीप तो ना के बराबर हो जाती है। अन्वित जो था वो शुरू से ही काफ़ी जल्दी उठ जाता था, लगभग 4:30-5 बजे वो उठ जाता था। तो पापा आते थे, उसको अपने साथ ले जाते थे अपने रूम में, या फिर टहलाते घुमाते थे, उसके साथ खेलते थे। तो वो सुबह के 1.5-2 घंटे जो भी मैं थोड़ा सा सो पाती थी। और दिन के समय लोग कहते हैं बच्चा सो रहा है तो सो जाओ, ये चीज़ हो नहीं पाती है। मेरे साथ बिल्कुल ये चीज़ नहीं हो पाती थी, क्योंकि आपका ध्यान बेबी पे ही लगा हुआ है, वो करवट ले रहा है या फिर मतलब रो रहा है, जो भी कर रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, ठीक से सोया है कि नहीं सोया है। वही है कि नींद तो नहीं आती है, फिर उसी टाइम पर आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। जीरा वाटर है तो ये लड्डू खाना है, तो ये नाश्ता करना है, वॉशरूम जाना है, सब कुछ उसी में आपको निपटाना होता है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा इंटरवल मिलता है जब बच्चा सो रहा है, तो ये सारे काम भी तो करने होते हैं, तो टाइम कहाँ मिल पाता है। और बाई चांस टाइम मिला भी है तो वो फिर नेट पे मैं स्क्रॉल करती रहती थी, कुछ सर्च करती रहती थी। अलग अलग पीडियाट्रिशियंस थे जो काफ़ी फेमस और अच्छे पीडियाट्रिशियन हैं, उनके मैं सुनती थी, वीडियोस को देखती थी कि ये किस तरह से बच्चे की देखभाल करना है, या फिर क्या साइंस हैं, तो उनको समझ करके आप समझो कि बच्चा क्या चाह रहा है आपसे या क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि बच्चे हर चीज़ को रो करके ही उस समय एक्सप्रेस करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके रोने के पीछे भूख ही एक कारण हो। ये ठीक है, प्राइमरी रीज़न होता है, लेकिन उसके अलावा कई सारे कारण होते हैं। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि बच्चे के रोने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको आप कैसे समझें। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये इतना कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर जब आप अपने बच्चे को देखते हो, उसकी स्माइल देखते हो, उसके वो प्यारे प्यारे हाथ पैर, उसके मूवमेंट्स, किस तरह से वो क्या कर रहा है, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हो, अपना दुख दर्द पीड़ा सब सेकेंडरी हो जाता है। उस बच्चे को देख के लगता है कि बस सब सही है, सब बढ़िया है। और जब अन्वित मुझे देखता था, या अभी भी वो चीज़ है, अभी भी वो देखता है तो वही चीज़ है, लेकिन वो जब नन्ही सी जान है, छोटा सा प्यारा सा और जब वो मुझे देखता था ना, तो लगता था कि देखो ये छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अभी इस टाइम मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। उसके खाने पीने, सोने, कंफर्ट के लिए, प्यार के लिए, वो हर चीज़ के लिए वो मुझे ढूंढ रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो कि मैं सिक्योर हूँ कि नहीं, मेरी माँ आस पास है कि नहीं। थोड़ा सा दूर हटने पे वो रोने लग जा रहा है। तो बच्चे की तरफ से जो फीलिंग है उसको भी मैं समझने की कोशिश करती थी उस समय। तो बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ किसी के लिए। और स्पेशली ये जो फर्स्ट मंथ था, इसको सर्वाइव करने में क्या वो चीज़ें थी जिसने मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले आता है फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट। मेरे पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। मेरे फैमिली मेम्बर्स हर चीज़ का ध्यान रखते थे, बच्चे से लेकर के उसकी माँ का भी ध्यान रखते थे। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो माँ को कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी से हेल्प मांगने के लिए। मत सोचो कि मैं कैसे किसी से हेल्प मांगूँ, क्योंकि आपको भी अपनी जो दिनचर्या है उसको चालू रखना है। तो इसलिए आप बेझिझक सपोर्ट मांगें कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको कहीं पर हेल्प की ज़रूरत लग रही है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में आप एक परफेक्ट मॉम ना हो, लेकिन एक परफेक्ट मॉम से होना ज़्यादा ज़रूरी है एक गुड मॉम होना। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप भी इस फेज से गुजर रही हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, और इस वीडियो को न्यू मॉम को ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।